हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन IAS स्पीशियस में आपका स्वागत है। हम लोग इसराइल के इशू को डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने जो भी टॉपिक डिस्कस किया है उसमें होप कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। बेसिकली आज हम इसराइल पैलेस्टाइन के जो कन्फ्लिक्ट्स है ना उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे कि आखिरकार उसका काउज क्या है। आपको ही पता है ये दोनों जो इश्यू हैं काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं और अभी हाल फिलहाल में भी इससे रिलेटेड जो भी कन्फ्लिक्ट वाली न्यूज़ है वो आपको भी देखने को मिल रही होगी। इनफैक्ट 2021 में भी कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला था। तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएंगे कि आखिरकार काउज क्या है इस कन्फ्लिक्ट का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एंशियंट टाइम्स से ही ये कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलती है। जैसे हम आपको एक मैप भी दिखाते हैं, यहाँ पर आप देखिए। एक सेकंड। हाँ देखो, ये जो आपका फर्स्ट मैप आप देख रहे हो, है ना, ये जो आपका ग्रीन कलर में दिखा है ये पैलेस्टीनियन ने ऑक्युपाई कर रखा था। और ये जो आपका अभी करंट मैप देख रहे हो 2020 में, देख सकते हो किस प्रकार से पैलेस्टीनियन श्रिंक हो गए और जो आपके जिविश है यानी कि इज़राइल का जो एरिया है वो डोमिनेट हो गया और ये जो आपके पैलेस्टीनियन है ये कुछ रीजन में श्रिंक हो गए। तो आखिरकार क्या कारण रहा है इसको हम समझेंगे थोड़े से बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे। देखो एंशियंट टाइम में यानी कि 957 BC में किंग थे, किंग सोलोमन। उन्होंने फर्स्ट टेम्पल इजरायली किंगडम जो कि जेरूसलम है वहां पर इस्टेब्लिश किया था। ठीक है। और 587 या फिर 586 BC कह लो, इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था किंग नेबूचारदान टू के द्वारा, जो कि बेबीलोनिया के किंग थे। तो ये जो आपका टेम्पल था ना, ये जीविस कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा, यूँ कह सकते हो कि महत्वपूर्ण रिलीजियस सिंबल था। ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपका रीजन है, दैट्स वाई ज्यूज हो और अरब मुस्लिम्स हो इन लैंड पर क्लेम करते हैं। लेकिन ये जो आपका करंट कन्फ्लिक्ट है ना जो आप देख रहे हो फिलहाल, उसकी शुरुआत लगभग अर्ली 20th सेंचुरी में हुई थी। ये तो आपको चलो ठीक है कि हिस्टोरिकली जो आपके एक रिलीजियस महत्वता रखते हैं दोनों के लिए। लेकिन अगर करंट कन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये आपका अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। अब ये जो अर्ली 20th सेंचुरी है इसको हम दो तीन फेजों में बांटेंगे। एक तो आपका 1914 से पहले का फेज। 1914 से पहले में क्या है, आपका वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था उससे पहले के फेज में देखेंगे। तो जब हम 1914 से पहले जाते हैं तो उस समय ये जो इजरायली लैंड है ना, जो मैंने आपको मैप में दिखाया है यहाँ पर देखिए, है ना, ये जो पूरा इजरायली लैंड है ना, ये आपका ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में हुआ करता था। ऑटोमन एम्पायर आपको ही पता है, टर्की एज ए हेड हुआ करता था और उसी के इन्फ्लुएंस में ये आपका इजरायली लैंड था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई और अल्टीमेटली ऑटोमन एम्पायर को डिफीट किया गया बाय द ब्रिटिश एंड इट्स एलाई, तो इसराइल का जो कंट्रोल है, इजरायली लैंड का जो कंट्रोल है वो आपका ब्रिटिश के हाथ में चला गया, है ना। और उस समय स्टेटस क्या थी, अगर हम कम्युनिटीज की बात करें तो उस समय जेविस जो है ना माइनॉरिटी में थे और अरब जो है वो मेजोरिटी में थे। जैसे मैप में यहाँ पर देखिए,
ये जो आप देख रहे हो ये हो गए आपके अरब, ठीक है। और फिर आपके कुछ कुछ जगह पर आपके जेविस थे, ठीक। एंड उसके बाद आप समझो कि जब 1920s के बाद, आफ्टर 1920s, यूरोप में, स्पेशली जब हिटलर का पीरियड था, हिटलर के बारे में आप जानते ही हो, काफ़ी ज़्यादा रेशियल सुप्रेमेसी में बिलीव करता था और काफ़ी ज़्यादा नरसंहार उन्होंने करवाया जर्मनी में, ठीक है। तो स्पेशली ड्यूरिंग हिटलर जेविस हॉलोकास्ट वाज विजिबल। जेविस हॉलोकास्ट यानी कि जेविस कम्युनिटीज को काफ़ी ज़्यादा नरसंहार किया गया। तो अल्टीमेटली होगा क्या, ये जो जेविस कम्युनिटी है ये उन रीजन से भागकर माइग्रेट करके अपने एंसेस्ट्रल होम, जो कि आपका इजरायली लैंड है, वहाँ पर शटल होने शुरू हो गए। तो जब ये, जाहिर सी बात है, वहाँ से माइग्रेट होके इस इजरायली लैंड पर आएंगे तो वहाँ पर जो आपके पैलेस्टीनियंस हैं, है ना, तो उन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगी, है ना। और ये जो कन्फ्लिक्ट बढ़ना शुरू हुआ बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज, इट प्रेशराइज द ब्रिटेन कि इस इश्यू को सॉल्व किया जाए एंड पैलेस्टीन में ही जेविस के लिए उनका नेशनल होम इस्टेब्लिश किया जाए। लेकिन अल्टीमेटली ब्रिटेन जो है ना, उसने इस मुद्दे को सॉल्व नहीं कर पाया। तो जब मुद्दे को सॉल्व नहीं कर पाया तो कन्फ्लिक्ट बढ़ती चली गई दोनों कम्युनिटीज के बीच। एंड वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा विजिबल था टू दिस रीजन एंड ब्रिटिश लेफ्ट द टेरिटरी अनरिजॉल्व्ड। तो आखिरकार कुछ तो सॉल्यूशन निकले, नहीं तो फिर कन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही थी। और उस समय आपको पता है यूनाइटेड नेशन जो है अपनी एग्जिस्टेंस में आ गई थी। तो यूनाइटेड नेशन का प्रयास था कि कोई सॉल्यूशन निकाले, क्योंकि ब्रिटिश ने तो कोई सॉल्यूशन निकाला नहीं। तो यूनाइटेड नेशन ने अपना प्लान लेकर आया, यूएन प्लान, ठीक है। तो इस प्लान के अंतर्गत क्या था, यहाँ पर आपको एक मैप में भी दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है आपका, एक सेकेंड, हाँ, 1947 यूएन प्लान, यूएन पार्टीशन प्लान। इसके तहत क्या है, जो पैलेस्टीनियन पूरा रीजन है, ये जो आप देख रहे हो, है ना, इसको 2 भाग में बांटने की बात थी, ठीक है। अब 2 भाग में बांटने की बात थी, इसमें एक जेविस का टेरिटरी होगा और एक अरब स्टेट की टेरिटरी बनेगी। और जो जेरूशलम है ना, उसको एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में देखा जाएगा, बिकॉज जेरूशलम आपको पता है पवित्र माने जाते हैं, है ना। किसके लिए, जीविस भी हो, चाहे वो आपके अरब कम्युनिटी भी हो, या फिर क्रिश्चियनिटी के लिए भी इस रीजन को काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है। लेकिन बात ये हुई कि इस पार्टीशन प्लान को अरब कम्युनिटीज ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिए कि इसके जो आसपास है, ये जो आपका मैप देख रहे हो, इसके जो आसपास है, जॉर्डन है, सीरिया है, इजिप्ट है, ये सब आपके अरब कंट्रीज में ही आते हैं, है ना। तो इन सबों ने एक्सेप्ट नहीं किया इस प्लान को। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि 1948 में आपका ये सब जो देश है ना, ये इजराइल में इन्वेड करने लगते हैं, है ना, आर्मी अटैक करने लगते हैं टू एलिमिनेट द जेविस। लेकिन हुआ उल्टा, इजराइल ने जब काउंटर अटैक किया अरब आर्मी के ऊपर, देखो आप, है ना। एक तो ये है कि जून 1948 में अरब आर्मी इन्वेडेड, उसके बाद जुलाई 1948 में इजरायली आर्मी ने काउंटर अटैक किया। तो काउंटर अटैक में क्या हुआ कि जो आपके पैलेस्टीनियन थे ना, जो एक समय आपके मेजोरिटी में हुआ करते थे,
अब यही रिफ्यूजी बन गए, है ना, यानी कि इनकी जो संख्या है काफ़ी कम हो गई, ये भागने लगे, है ना, और अल्टीमेटली ये श्रिंक हो गए टू द स्पेसिफिक रीजन, जिसको आप कह सकते हो गजा स्ट्रिप, और जो आपका वेस्ट बैंक है, इसको वेस्ट बैंक भी कहा जाता है, जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो, है ना, ये वाला। ये बातें हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, काउंटर अटैक्ड बाय इजरायली आर्मी, एंड अल्टीमेटली इजराइल को आफ्टर दिस इन्वेजन 1948 और ज़्यादा एरिया मिल गया, और पैलेस्टीनियन जो है, जो एक समय काफ़ी ह्यूज पॉपुलेशन रखता था, वो रिफ्यूजी के रूप में सीमित हो गए, है ना। ये आपका मुद्दा है जो आज आप करंट मैप देख रहे हो, देख सकते हो, है ना। यूएन पार्टीशन प्लान 1947, और उसके बाद जो आपका 1948 में ये जो वॉर हुआ था, अरब ने इन्वेजन किया, फिर इजराइल ने इन्वेजन किया, उसके बाद जो पैलेस्टीनियन है वो श्रिंक हो गए टू सर्टेन रीजन। इसमें एक चीज़ और हुई थी कि जो आपका ये जो जेरूशलम है ना, ये जेरूशलम का सर्टेन पोर्शन जॉर्डन के कंट्रोल में चला गया था, और ये जो गजा स्ट्रिप है ना, ये आपका इजिप्ट के कंट्रोल में चला गया था। एंड एक और वॉर हुई आपका 1967 में, है ना। 1967 में फाइनल टच मिल गया इजराइल को, जिसके तहत ये जो आपका पूरा जेरूशलम के एरिया है वो इजराइल के कंट्रोल में आ गया, और एज वेल एज जो गजा स्ट्रिप है वो भी आपका इजराइल के कंट्रोल में आ गया, है ना। हाँ, यहाँ पर भले ही आपका पैलेस्टीनियन जो है वो माइनॉरिटी में अब रह गए। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो एंशियंट से ये मुद्दा स्टार्ट हुई थी, और अल्टीमेटली अभी जो करंट स्टेटस हम देख रहे हैं वो कहाँ पर जाके रुकती है ना। तो 2020 में यहाँ पर ये जो पैलेस्टीनियन की एरिया है कितनी ज़्यादा श्रिंक हो गई इन दो रीजन में, और एक समय था आपका पैलेस्टीनियन 100% ऑक्युपाई कर रहे थे। बट ये जो 1948 और जो आपका 1967 का वॉर रहा, ये डिसिसिव वॉर रहा इसराइल के लिए, और इसराइल ने काफ़ी बड़ी कंट्रोल इस रीजन में ऑक्युपाई कर ली, या फिर जेविस ने ऑक्युपाई कर ली। तो ये मुद्दे थे। होप यू अंडरस्टूड द बेसिक्स। तो हमने यहाँ तक देखा। हाँ, ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि अभी भी पैलेस्टीनियन को एज ए सेपरेट कंट्री का दर्जा नहीं मिला है, यूनाइटेड नेशन में भी पैलेस्टीन रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड द बेसिक। अब आपको चीज़ें समझ में आएगी जो हम आगे देखने वाले हैं, प्रेजेंट कंटेक्स्ट। तो हमने बेसिक ओवरव्यू बता दिया शॉर्ट ड्यूरेशन में, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे इस मुद्दे के बारे में। एंड नाउ वी मूव टू द करेंट कंटेक्स्ट। तो करंट कंटेक्स्ट में वही है कि इंडिया का क्या स्टैंस रहा है। हम तो देखेंगे कि भाई साहब इंडिया का क्या स्टैंस रहा है। तो भारत जो है ना, भले ही इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन 1992 में इस्टेब्लिश कर लिया था, लेकिन भारत पैलेस्टीन को भी सपोर्ट करता है, इन द सेंस कि वो टू नेशन थ्योरी की बात करता है। टू नेशन थ्योरी यानी कि भाई साहब इजराइल को भी अपना सेपरेट सोवरिन टेरिटरी दो, और जो आपका पैलेस्टीन है उसको भी अपना सेपरेट सोवरिन टेरिटरी दो। तो इस बात पर भारत बात करता रहा है। और थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में जाएं, तो जब कोल्ड वार का फेज था, कोल्ड वार का फेज कब तक चला, 1990s तक, जब तक आपका यूएसएसआर था, है ना। तो इस फेज में भारत स्ट्रांगली सपोर्ट करता था पैलेस्टीनियन फ्रीडम को लेकर, ठीक है। एंड डिस्पाइट फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश्ड बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, फिर भी भारत ने पैलेस्टीनियंस के जो डिमांड है उसको रेज करना नहीं छोड़ा। और इसके बाद भारत नेगोशिएटेड सॉल्यूशन की बात करता है। जैसे देख लो, अनटिल 2017 इंडिया पोजीशन क्या था कि पैलेस्टीनियन के मुद्दे को सपोर्ट करता था, एंड नेगोशिएटेड सॉल्यूशन की बात करता था, जिसमें सॉवरिन इंडिपेंडेंट एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ पैलेस्टीन हो, जिसका
कैपिटल क्या होना चाहिए, ईस्ट जेरूसलम, ठीक है। एंड उसके बाद ये भी इंसिडेंट देखने को मिला कि इंडिया ने कुछ कुछ टाइम में ईस्ट जेरूसलम को एज ए रेफरेंस बोलने में ड्रॉप किया। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास जब दिल्ली विजिट किए थे तो उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया, यानी कि इंडिया ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। हालांकि ये भी आप देख सकते हो इंडिया का सपोर्ट फलस्तीन में फिर भी रहा। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जब मीटिंग हुई मई 17, 2021 में, तो जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है TS त्रिमूर्ति, इन्होंने इंडिया के सपोर्ट को एक्सप्रेस किया टू जस्ट पैलेस्टीनियन काउज एंड कॉल्ड फॉर इमीडिएट डीएस्केलेशन ऑफ द सिचुएशन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट दोनों के बीच देखने को मिल रही थी। एंड भारत यूनिलेटरल चेंजेज को अपोज भी करता रहा है कि भाई साहब दोनों जो आपके क्लेमेंट्स हैं, ऐसा ना हो कि जो स्टेटस को बनाई गई है आफ्टर सर्टेन ईयर ऑफ पीस, उसको ना चेंज किया जाए, ठीक है। एंड हाँ, इंडिया जो है, आपको ही पता होगा कि इजराइल के साथ जो मित्रता है वो थोड़ी ज़्यादा गहरी भी देखने को मिलती है। और जिस प्रकार से हमने डिस्कस भी किया रिलेशन, आपको भी पता चल रहा होगा कि जो कॉपरेशन है दोनों के बीच इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा है। तो भारत भी उतनी ज़्यादा इजराइल के अगेंस्ट नहीं जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मई 27, 2021 की ही बात करें तो जब वोटिंग की बात आई थी ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसका एम था कि इजराइल जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का पालन करे, तो भारत ने वोट नहीं किया, ठीक है। हालांकि भारत जो है वो पैलेस्टीनियन काउज को सपोर्ट करता रहा है। जैसे आपका 2 नेशन सॉल्यूशन की बात भारत करता है, लेकिन बात तो वही है कि आखिरकार सॉर्ट आउट अगर करने हैं तो ये इजराइल और पैलेस्टीन ही सॉल्यूशन निकाल सकता है। तो आखिरकार ये जो भारत की पोजीशन की शिफ्ट देखने को मिल रही है, जहाँ पर कभी कभी आप देखोगे कि पैलेस्टीन के मुद्दे अब भारत उतना नहीं उठाता है, पहले काफ़ी ज़्यादा उठाता था। तो आखिरकार ये शिफ्ट क्यों हो रहा है? तो एक तो ये है आपका चेंजेज इन जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स में ये कहोगे पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद जो US के साथ मित्रता है इंडिया की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ना, यूरोप के साथ भी बढ़ गई है। तो भारत उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। एज वेल एज डी हाइफेनेशन मतलब समझ लो, एक होता है डी हाइफेनेशन पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि लेट से कि ए कंट्री है और बी कंट्री है और दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और जो तीसरा कंट्री है जैसे लेट से कि इंडिया है, अब डी हाइफेनेटेड पॉलिसी में क्या होगा कि भारत ए के साथ भी इंडिपेंडेंट रिलेशन निभाएगा और बी के साथ भी इंडिपेंडेंट रिलेशन निभाएगा। इसी को कहते हैं डी हाइफेनेटेड पॉलिसी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब ए का रिलेशन बी के साथ खराब है तो इंडिया जो है ए के साथ ज़्यादा जुड़ जाएगा, बी के साथ कम जुड़ेगा। ये इनका अपना मुद्दा है। हम जो है अपना अनुसार चलेंगे, जहाँ पर हम इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखेंगे विद दीज टू कंट्री, है ना। एज वेल एज एक और कारण है कि जो रिलेशन है इसराइल और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के जो भी कंट्रीज है, 6 कंट्रीज आते हैं इसमें, तो जब अब्राहम अकॉर्ड हुआ जिसके माध्यम से डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करने की बात की गई है बिटवीन द गल्फ कंट्रीज एंड इजराइल, और ये जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ आपको ही पता है कि US का एक महत्वपूर्ण रोल भी रहा है इसमें। तो बिकॉज द रिलेशन बिटवीन दीज आर इम्प्रूविंग, तो वैसे भी भारत जो है अब उतना मुद्दा नहीं उठाता है फलस्तीन का। उसके बाद देखो हिस्ट्री ऑफ इंडिया पैलेस्टीनियन रिलेशन, अगर थोड़ा सा इतिहास में जाए इंडिया और पैलेस्टीन के रिलेशन की, तो जाहिर सी बात है पैलेस्टीन को तो एज ए सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज मिली नहीं है। तो भारत जो भी मुद्दे उठाते हैं एज ए मोरल बेसिस के आधार पर हो गया, है ना। और भारत ने
एक समय था जैसे 1967 हो, है ना, जब 1967 में इसराइल ने वॉर छेड़ी थी, तो भारत ने इसराइल को एग्रेसर भी कहा था। और 1975 में इंडिया फर्स्ट नॉन अरब कंट्री बना टू रिकॉग्नाइज पीएलओ। ये पीएलओ बेसिकली पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, और इसी को भारत ने सोल रिप्रेजेंटेटिव माना पैलेस्टीनियन पीपल का, एंड इनवाइटेड इट टू ओपन ऑफिस इन दिल्ली। ठीक है, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जैसे इंडिया का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुआ आफ्टर इवन इस्टेब्लिशिंग फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल, एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन जब 2003 में आई थी अगेंस्ट इजरायली कंस्ट्रक्शन ऑफ सेपरेट वॉल, कि इसराइल जो है वैसा सेपरेट वॉल क्रिएट कर रहा है टू रेस्ट्रिक्ट द पैलेस्टीनियन इन टू सर्टन रीजन, तो इंडिया ने पैलेस्टीन के लिए वोट किया था। And India also supported the installation of Palestinian flag on the UN premises in September 2015। तो ऐसा नहीं है कि भारत ने पैलेस्टीन के मुद्दे पर समर्थन नहीं जताया है, बिल्कुल जताया है, और भारत जो है टू नेशन थ्योरी पर भी बात करता रहा है ना। तो वही बात है, इवन दो इंडिया डाइल्यूटेड ट्रेडिशनल पोजीशन ऑन ईस्ट जेरूसलम एंड बॉर्डर्स, इंडिया कंटिन्यू टू सपोर्ट टू नेशन सॉल्यूशन। अब देख लो इंडिया ने क्या क्या डेवलपमेंटल असिस्टेंस दिए हैं पैलेस्टीन को, तो ये सब कहीं पर भी आप मेंस में कोट कर सकते हो। तो एक तो बजटरी सपोर्ट देख लो आप, $30 मिलियन का बजटरी सपोर्ट पैलेस्टीन को दिया गया है अब तक। ठीक है, और उसके बाद 1997 में देख लो एमओयू साइन हुआ बिटवीन इंडिया एंड पैलेस्टीन, एंड इसके माध्यम से साइंटिफिक टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को बढ़ावा देने की बात की जाती है, जैसे ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, ये सब है। और भी बहुत सारे इंडियन प्रोजेक्ट पैलेस्टीन में चल रहे हैं, तो देख सकते हो भारत का प्रेजेंस पैलेस्टीन में है ना। भारत जो है डेवलपमेंटल असिस्टेंस सब मदद प्रोवाइड करता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी कहाँ पर है, अल अजहर यूनिवर्सिटी गजा सिटी में। इसके बाद महात्मा गांधी लाइब्रेरी कम स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, ठीक है, ये भी गजा स्ट्रिप में है। उसके बाद इंडिया पैलेस्टीन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन अल क्वाड यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद पैलेस्टीन इंडिया टेक्नो पार्क रामल्ला जो रीजन है वहाँ पर इस्टेब्लिश है। तो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन एंड कंट्रीब्यूशन भारत भी करता है। और इसके बाद देख लो इंडिया ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका फंड जो है वो पैलेस्टीन में 5 प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है, एज वेल एज वेलफेयर ऑफ पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी। इंडिया ने $2 मिलियन एड दिया टू यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी के वेलफेयर के लिए वर्क करता है। तो UNRWA के बारे में आपने प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ा होगा, है ना। ये स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है फॉर द वेलफेयर ऑफ पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी, और इसमें भारत भी कंट्रीब्यूट करता रहा है। तो व्हाट इज़ द कंक्लूजन? तो कंक्लूजन यही है कि भाई साहब कन्फ्लिक्ट काफ़ी लंबे समय से शुरुआत हुई थी, ठीक है, और बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिली थी, एंड अल्टीमेटली एक समय पैलेस्टीन का जो रीजन था वो अब श्रिंक होकर काफ़ी छोटा हो गई है, हमने एरिया भी देखा। बट वही बात है कि सॉल्यूशन कौन निकालेगा, तो सॉल्यूशन जो निकलेगा वो इजराइल और पैलेस्टीन दोनों मिलकर ही निकाल सकते हैं, तभी जाके वहाँ पर कन्फ्लिक्ट शांत होगी। लेकिन अभी के रिसेंट ट्रेंड में देखें तो माहौल फिर भी गरमाई हुई है दोनों के बीच, है ना। तो इसका उपाय वही है कि सॉल्यूशन निकाला जाए। तो हमने इस मुद्दे को डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं, छोटा सा टॉपिक है इंडिया और कतर। तो कतर आपको ही पता है ना, ये जो आपका पर्शियन गल्फ रीजन है ना, पर्शियन गल्फ रीजन में कतर एक छोटा सा देश है। तो वो डायरेक्ट एज सच क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको इंडिया कतर के बारे में, लेकिन थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। देख सकते हो इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, जब वो 2 दिन के विजिट पर गए थे दिसंबर 2020 में, तो जो टॉप लीडर्स हैं कतर के,
उनके साथ डिस्कशन किया और किस प्रकार से इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन बनाया जाए, इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी। और कतर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रिच कंट्री में से एक है, काफ़ी ज़्यादा इनके पास यूँ कह सकते हो कि मॉनेटरी रिसोर्सेस है। तो भारत में इन्वेस्टमेंट प्रमोट किया जा सकता है विद द कॉपरेशन, इसलिए भारत जो है कतर के साथ भी इंगेज करना चाहता है। एज वेल एज ईरान जो है वो आपका परमानेंट एससीओ मेंबर के रूप में ज्वाइन किया था। उसके साथ साथ सऊदी अरबिया, इजिप्ट, कतर, ये आपके डायलॉग पार्टनर्स के रूप में देखने को मिले एससीयू में। ठीक है, तो इसके कारण भी कतर न्यूज में है। तो थोड़ा सा अगर हम कतर रिलेशन की बात करें तो एक तो इनर्जी सिक्योरिटी, मैंने बोला है आपको वैसे भी कि पर्शियन गल्फ में जो भी कंट्रीज है उनके साथ अगर हम रिलेशन डील करते हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज योर एनर्जी सिक्योरिटी। तो कतर जो है आप देख सकते हो लार्जेस्ट सप्लायर है एलएनजी का, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का, भारत को, है ना। तो वैसे भी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कतर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, एंड ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो देख सकते हो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है कतर के लिए। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है कतर को, यानी कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है कतर को, वो डबल हुई है ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड, यानी कि ड्यूरिंग द 10 ईयर जो इंडिया का आपका एक्सपोर्ट है वो डबल हुआ है। एक्सपोर्ट मतलब समझते हो, भारत के जो भी प्रोडक्ट्स जब दूसरे देश में जाते हैं, है ना, तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। और इम्पोर्ट का मतलब ये हुआ कि जब दूसरे देश से भारत में आते हैं तो उसको इम्पोर्ट कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ डायस्पोरा के लिहाज से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। 7 लाख इंडियंस कतर में रहते हैं और साथ ही साथ यहाँ से अच्छे खासे अमाउंट में रेमिटेंस भेजा जाता है भारत को। उसके बाद अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए भी कतर इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिससे कतर इज़ द होस्ट ऑफ इंट्रा अफगान टॉक्स एंड तालिबान डेलीगेशन विद अफगानिस्तान। और सिक्योरिटी कॉपरेशन भी टू कम्बैट टेररिज्म, ड्रग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, और नेवल एक्सरसाइजेज भी कभी कभी इंडियन एंड कतर नेवी के बीच होते हैं, जैसे आप देख सकते हो जय अल बहर, जो कि आपका नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया आर्मी एंड कतर नेवी। तो ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो लेट्स मूव टू डिस्कस अबाउट इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशन, क्योंकि छोटा सा ही है तो इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, अदरवाइज ये अटका ही रह जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। सबसे पहले हम सऊदी अरेबिया के मैप को देखेंगे, वेयर द सऊदी अरेबिया इज लोकेटेड। उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखो ये सब आपके अरब कंट्रीज ही हैं, है ना। तो इनर्जी सिक्योरिटी एक कॉमन मुद्दा होगा भारत के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें। एंड ऑल्सो अभी सऊदी अरेबिया न्यूज़ में इसलिए भी रही है बिकॉज एससीओ में ये डायलॉग पार्टनर के रूप में इनको लिया गया था, तो इसलिए हम डिस्कस भी करेंगे। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो मेंस में आने वाले नहीं हैं, फिर भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप देख लीजिएगा जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेट्स लुक एट द मैप। देखो सऊदी अरेबिया, है ना, जो भी आपके मिडिल ईस्ट रीजन है, ये सब आपका मिडिल ईस्ट रीजन में आता है। और इसमें सऊदी अरेबिया एक काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्री के रूप में है। ठीक है, और सऊदी अरेबिया रेड सी से भी बॉर्डर करता है, पर्शियन गल्फ से भी बॉर्डर करता है, और ऑयल एक्सट्रैक्शन के मामले में काफ़ी बड़ी पकड़ है इसकी। ठीक है, एंड कौन कौन से देशों के साथ बॉर्डर करता है आप देख लो, यूएई, ओमान, यमन, है ना, इधर इराक है आपका। ठीक है, एंड इधर आपका जॉर्डन है, जॉर्डियन, जिसके बारे में हमने चर्चा की अभी। ठीक है, तो पर्शियन गल्फ में जो क्रूड ऑयल है ना, काफ़ी ज़्यादा सऊदी अरबिया यूं कह सकते हो कि एक्सप्लॉइट करता है।
और इस रीजन में सऊदी अरेबिया की चलती भी है। तो ये सब कुछ बातें आपको ध्यान रखने हैं। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। कभी कुछ इम्पोर्टेंट कारणों से जो न्यूज़ में रहा था, बिकॉज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर जो आपका बाइफरकेशन हुआ यूटी में, तो उस पर कुछ बातें बोली गई थी। तो वी विल डिस्कस डायरेक्टली अबाउट इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशन। तो सबसे पहली बात, तो हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो देख सकते हो इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है सऊदी अरेबिया का, एंड फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट फॉर सऊदी एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इकोनॉमिक टर्म्स में तो रिलेशन काफ़ी गहरे हैं एक प्रकार से। बायलेटरल ट्रेड की बात करें तो देख लो, दोनों देश के बीच बायलेटरल ट्रेड $28 बिलियन का रहा 2019-20 में। और जाहिर सी बात है, मोस्टली यहाँ हम क्या इंपोर्ट करते हैं तो क्रूड ऑयल है ना। तो सऊदी अरेबिया क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, एलोंग विथ एलपीजी रिक्वायरमेंट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और साथ ही साथ सऊदी अरेबिया ने ये बात भी कही कि आने वाले समय में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा भारत में, जो भारत के लिए बहुत बड़ी, यूँ कह सकते हो कि सफलता होगी। बिकॉज जब भी इन्वेस्टमेंट आती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, ठीक है, डेवलपमेंट इंश्योर होती है, तो ये सब बातें हैं। तो ये देख लो, इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बोला गया था फरवरी 2019 में। जो आपके क्राउन प्रिंस हैं वहाँ के, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कहा था कि $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। किन किन फील्ड में? पेट्रोकेमिकल्स हो सकता है, रिफाइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, इन सब फील्ड में। और ये तो आपको भी पता होगा, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी सऊदी ऑयल मेजर कंपनी अरामको, इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया इंडिया के जो इस रिलायंस ग्रुप है। और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है इसराइल, मतलब सऊदी अरबिया, बिकॉज इट इज़ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल, एज वेल एज 32% ऑफ एलपीजी इंपोर्ट्स वो आपका सऊदी अरेबिया से आता है। जियो स्ट्रेटेजिक रियादा डिक्लेरेशन 2010 में हुई थी, और इसने जो पार्टनरशिप है दोनों देश के बीच में, वो स्ट्रेटेजिक लेवल पर पहुंच गई है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर मतलब कि भाई साहब, जो रिलेशन होंगे सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पर नहीं होंगे, बल्कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव सब पर भी ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, देख सकते हो ड्यूरिंग द पीएम मोदी विजिट, तो सहमति बनी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल इस्टेब्लिश किया जाए, और इंडिया जो है वो फोर्थ कंट्री बन गया टू साइन सच एन एग्रीमेंट विद द सऊदी अरेबिया। ठीक है, एंड डायस्पोरा के लेवल पर बात करें तो लगभग आपके 26 लाख इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर रहते हैं, और वहाँ से क्या आपको मिलता है? रेमिटेंसेस। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर हम डायस्पोरा की सुरक्षा चाहते हैं तो रिलेशंस अच्छे होने जरूरी है ना। एंड डिफेंस लेवल पर भी कॉपरेशन बढ़ती हुई दिख रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एवर ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेज मार्च 2020 में करने का बात रखा गया था, लेकिन आपको पता है कोविड-19 के कारण ये पोस्टपोन हो गया था। एंड क्या कुछ एक्सरसाइजेज किए जाते हैं, क्या आप उसके नाम बता सकते हो बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया? ज़्यादातर नेवल एक्सरसाइज ही होते हैं। इसके बाद डीलिंग विद पाकिस्तान, तो देख सकते हो, हाँ, अगर पाकिस्तान पर प्रेशर बनाना है, लेट से, है ना, कोई भी मुद्दा है जैसे टेररिज्म का मुद्दा है, तो सऊदी अरेबिया जो है वो आपका पाकिस्तान के ऊपर प्रेशराइज कर सकता है, पाकिस्तान को प्रेशराइज कर सकता है। तो भारत के हित में होगा, तो इसलिए कॉपरेशन बना के रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। उसके बाद सिक्योरिटी कॉपरेशन ले लो, एंड अदर एरियाज ऑफ कॉपरेशन क्या हो सकते हैं? जैसे देख लो, अभी जो मीटिंग हुई थी, ये सब आपके 2020-21 के ही आसपास के न्यूज़ है। तो रिसेंट का मतलब उसी से रिलेट करना आप। तो इन ए रिसेंट मीटिंग बिटवीन नीति आयोग लेड डेलीगेशन एंड सऊदी अरेबिया काउंटर पार्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर सहमति, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इन सब के फील्ड में कॉपरेशन इस्टेब्लिश करने की बात की थी। अब देख लो, अब सऊदी अरेबिया के साथ जो रिलेशन है ना इंडिया के रेस्पेक्टिव, वो डीप होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा कि इन्वेस्टमेंट प्रपोज किए गए हैं, साथ ही साथ हमारे पीएम वहाँ विजिट किए। ठीक है, एज वेल एज हम
ऑयल सब इंपोर्ट करते हैं हाई क्वांटिटी में, ठीक है। और जो हमारे रिलेशन है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर पहुंच गए हैं। तो ये सब जो आप देख रहे हो, इसके कारण सबसे ज़्यादा दुख किसको होगा? पाकिस्तान को होगा, है ना। और सऊदी अरेबिया, अब बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर पाकिस्तान का सपोर्ट ना करके इंडिया को सपोर्ट करता है। जैसे आप एग्जांपल देख लो, कैसे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के रिलेशन वीक हो रहे हैं और इंडिया के साथ रिलेशन स्ट्रांग हो रहे थे। एक तो ये है कि स्टैंड ऑन आर्टिकल 370, है ना, जो 370 हटाई गई थी एंड 2 UT क्रिएट किया गया जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करके। तो उस समय जब इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल सऊदी अरेबिया विजिट करते हैं 2019 में, और अगस्त में आपको पता है ना ये जो आपका यूटी बना था, और अक्टूबर में अजीत डोभाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो विजिट किए थे सऊदी अरेबिया में, तो उन्होंने न्यूट्रल स्टैंड लिया, है ना। यानी कि पाकिस्तान जो सोच रहा था कि हमारा समर्थन करेगा वो नहीं हुआ, न्यूट्रल स्टैंड लिया गया। तो इम्पोर्टेंट शिफ्ट है सऊदी अरेबिया के रेस्पेक्ट में अगर बात करें टुवार्ड्स इंडिया, ठीक है। अब आखिरकार इस स्टैंड में चेंज क्यों हुआ, ठीक है, वाई सऊदी अरेबिया टुक दिस स्टैंड? बिकॉज आपको ही पता है अब सऊदी अरेबिया जो है अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। क्यों? बिकॉज अभी फिलहाल उसकी इकोनॉमी ऑयल डिपेंडेंट ही है ना। तो उसने जो सऊदी विजन 2030 लेकर आया था, तो इस विजन के तहत वही है कि भाई साहब हम सिर्फ और सिर्फ ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं रहने वाले। अब इसका कारण भी है बिकॉज आने वाले समय में ये जो आपका क्रूड ऑयल है काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटिंग है, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे रेज होने वाले हैं। तो भविष्य में हो सकता है कि उतनी ज़्यादा सस्टेनेबल ना रहे ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी। तो ये बात भी है, तो उसके लिए इंडिया को वायबल पार्टनर एंड वैल्यूएबल पार्टनर के रूप में देखता है। इसके बाद प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी बाय इंडिया, इंडिया जो है अपना प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी चलाता है। जैसे देख सकते हो सऊदी अरेबिया की बात हो, यूएई की बात हो, तो इंडिया ने रिलेशनशिप स्ट्रेंथन की है मिडिल ईस्ट में, है ना, विजिट करते हुए कॉपरेशन इन डिफरेंट सेक्टर लाइक काउंटर टेररिज्म, मेरीटाइम सिक्योरिटी, ये सब है। एज वेल एज ऑयल डिप्लोमेसी भी है ना। ईरान से इंडिया ऑयल इंपोर्ट करना कम कर दिया है, बहुत ही कम कर दिया है। नहीं तो पहले ईरान से काफ़ी हाई मात्रा में ऑयल इंपोर्ट किए जाते थे। अब क्यों कम कर दिया? बिकॉज ऑफ द यूएस सैंक्शन। तो जाहिर सी बात है। तो और आपको ही पता है ना सऊदी अरबिया और ईरान की बनती नहीं है। तो अगर हम ईरान से दूर हो गए या फिर ईरान से हमने ऑयल इंपोर्ट करना कम कर दिया, तो जो सऊदी अरेबिया है उसको तो अच्छा ही लगेगा। तो ये बात है। हालांकि कुछ इश्यूज भी हैं। कुछ इश्यूज में आप देख सकते हो, एक तो एनर्जी रिलेशन की बात करें तो जो पहले भारत ऑयल इंपोर्ट करता था सऊदी अरेबिया से जो भी क्वांटिटी में, अब थोड़ा कम किया है। जैसे देख सकते हो मई 2021 के बात करें तो इंडियन स्टेट रिफाइनर्स अबाउट 36% लेस ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया देन नॉर्मल, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया ने ब्लेम किया था कि वैसा सप्लाई कट कर दिए गए हैं सऊदीज के द्वारा एज वेल एज अदर ऑयल प्रोड्यूसर, और इसके कारण क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आपके सऊदी कंपनी अरामको है, उन्होंने ऑयल शिपमेंट्स जो एशिया को किए जाते हैं उसके प्राइसेस बढ़ा दिए। कितने परसेंटेज से? 20 से 50% पर बैरल। जबकि नॉर्दर्न यूरोप में बात करें तो ये प्राइस इंक्रीज नहीं हुई, ठीक है। एज वेल एज यूएस के लिए प्राइसेस में कटौती की गई, लेकिन एशिया के लिए प्राइस को बढ़ा दिया गया, है ना। तो ये तो आपका क्या है कि आप इक्वली रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो सभी को। तो दैट्स वाई इस प्रकार के जो कदम सऊदी अरेबिया ने उठाई थी, इसके कारण भारत भी अब अपने ऑयल इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने का प्रयास कर रहा है दूसरे देशों के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करके या फिर इंपोर्ट करके। जैसे अभी देखो बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, है ना, जब क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई थी तो रशिया से ही भारत इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद सऊदी पाकिस्तान रिलेशन भी है। जैसे कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को फंड करते हैं टू रिक्रूट जिहादिस्ट फाइटर्स फॉर
द फर्स्ट अफगान वॉर। एंड यही ग्रुप जो है कश्मीर में भी डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। उसके बाद रेडिकलाइजेशन की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद ईरान सऊदी रिलेशंस, बिकॉज दोनों के बीच टेंशंस काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है। तो आखिरकार बैलेंस पॉलिसी टुवार्ड्स मिडिल ईस्ट, इसको कंटिन्यू करने में भारत को दिक्कत होती है। साथ ही साथ कंडीशन ऑफ इंडियन लेबरर्स इन सऊदी अरबिया। आप सऊदी अरबिया का हो या फिर गल्फ कंट्रीज का, वहाँ पर डेमोक्रेसी थे नहीं, वहाँ पर आपको ही पता है किनशिप चलती है ना। तो जो वर्किंग कंडीशन है फॉर द इंडियन ब्लू कॉलर लेबरर्स इन सऊदी अरबिया हैज़ बीन ए मेजर बायलैटरल कंसर्न। हालांकि जो सऊदी विजन 2030 है, ये साथ ही साथ नेशनलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स की बात करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ के जो नेशनल्स हैं ना, उसको ज़्यादा एम्प्लॉय करने का प्लान है। एंड जो आपके फॉरेनर से बाहरी है, उसको लिमिट करने की बात करता है। तो ये बातें हैं। तो वे फॉरवर्ड वही है कि बैलेंस पॉलिसी को कंटिन्यू किया जाए। वैसे भी इंडिया जो है हमेशा बैलेंस पॉलिसी ही रखा है, इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखता है। तो सऊदी अरबिया के साथ अपना इंडिपेंडेंट रिलेशन, इजराइल हो या ईरान हो, उसके साथ भी अपना रिलेशंस, कि आखिरकार देखोगे तो इन्हीं सब के बीच कन्फ्लिक्ट रहती है, सऊदी अरबिया वर्सेस ईरान, सऊदी अरबिया वर्सेस इसराइल, है ना। एज वेल एज स्ट्रेंथिंग ट्रेड रिलेशन बियॉन्ड ऑयल इम्पोर्ट्स, कि भाई साहब डाइवर्सिफाई करिए, सिर्फ ऑयल इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट मत रहिए, ठीक है। जैसे रेड सी टूरिज्म प्रोजेक्ट, इंटरटेनमेंट सिटी, जहाँ पर इंडियन कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द important points regarding the India-Saudi Arabia relation, and in the coming lecture series we will discuss about the India-UAE relations। हालांकि थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड पढ़ा रहा हूँ, इट इज़ एक्चुअली बिकॉज उतनी ज़्यादा अहमियत रखती भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा फैमिलियर होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए इन सब कंट्रीज़ के बारे में, ठीक है। हाँ, सऊदी अरबिया के साथ आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम रिलेशन डीप कर रहे हैं इकोनॉमिक टर्म्स पे या फिर इन्वेस्टमेंट के लेवल पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टूड ऑल द कोर इश्यूज, एंड वी विल मीट फॉर द नेक्स्ट क्लास आफ्टर 2 days। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।